अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम आ रही है। ओके जी। जी, हम हदूप के बारे में पढ़ रहे थे कि हदूप क्या है, और इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ ना कुछ उसके बारे में। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हदूप की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो इसके मेजर गोल्स हैं वो क्या हैं। हदूप जो है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे बिग डेटा के अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में सारी फाइल्स को स्टोर करवाना होता है। तो हदूप क्या करता है कि आपके पास स्केलेबिलिटी सबसे ज़्यादा पहले प्रोवाइड करता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कमोडिटी हार्डवेयर के बारे में। आपके पास रैक्स होते हैं, रैक्स के अंदर डिफरेंट कोर्स लगी होती हैं, जिसके अंदर आपके क्या हो रहा होता है कि प्रोसेस चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटेशनल पावर, यहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग हो रही होती है या कंप्यूटेशन हो रही होती है विद सम कंप्यूटेशनल पावर। और लेकिन ये प्रोसेसर जो होते हैं इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते जैसे सुपर कंप्यूटर के अंदर होते हैं, बट ये फिर भी बहुत एफिशिएंट होते हैं, इतने इनफ एफिशिएंट होते हैं कि हमारा काम इजीली हो जाता है। कमोडिटी हार्डवेयर जो होते हैं ये क्लस्टर्स होते थे, क्लस्टर्स, और ये इस तरह के क्लस्टर्स थे कि जो कि चीप होते थे। ठीक है जी। तो हदूप इन्हीं क्लस्टर को कहते हैं, इन्हीं क्लस्टर को मिलाकर ही हम लोग ने हदूप बनाया हुआ है। अब ये एक हमारे पास है कि जैसे जैसे हमारे पास बिग डेटा का साइज इंक्रीज करता रहता है, तो समटाइम्स ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमारे पास पीसीज में या हमारे पास जो सर्वर्स हैं या हमारे डेटा सेंटर्स हैं या हमारे जो रैक्स बने हैं उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं रहती है। तो हम क्या करते हैं, कोई एक और नया रैक लगा के उसके साथ जाके लगा देते हैं, एक नई नोड लगा देते हैं रैक के साथ। तो इस चीज़ को कहते हैं कि आपका जो हदूप है वो बहुत स्केलेबल है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, और नई आने वाली चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आपके पास क्रैश हो जाता है कोई रैक या कोई उसके अंदर नोड क्रैश कर जाती है, तो इसको रिकवर करना भी हदूप का काम है। हदूप बहुत अच्छे तरीके से इसको रिकवर कर लेता है। आपके रिकवरी का कैसे सीन होता है कि इसके अंदर आपके जो नोड है उसको रीस्टार्ट कर दिया जाता है, और नोड जहाँ पे प्रोसेसिंग कर रही होती थी वहीं से दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन और इसमें डेटा लॉस्ट होने का खतरा नहीं होता, बिकॉज आपका डेटा जो होता है वो रेप्लिकेटेड होता है ऑन द डिफरेंट नोड्स। अच्छा, आपके हदूप के अंदर मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप्स के डेटा आ रहा होता है, जैसे कि कोई इमेजेस टाइप का हो गया, कोई ग्राफिकल टाइप का हो जाता है, या कोई आपका टेक्स्ट फाइल की टाइप का हो जाता है। तो इन सबको हदूप जो होता है बहुत ईजिली हैंडल कर लेता है। ठीक है, हदूप का जो प्रोग्रामिंग मॉडल है वो इन इस तरह की जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स
जो आपके पास डेटा आ रहा होता है उनको बहुत इजीली हैंडल कर लेता है, ठीक है। हडूप के इकोसिस्टम के अंदर भी आप लोगों को काफी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इकोसिस्टम उसको कहते हैं कि आपके हडूप के प्रोजेक्ट जिस जिस सिस्टम के अंदर, जिस एनवायरनमेंट के अंदर पड़े होते हैं ना, तो उसको हम कह देते हैं कि हडूप का इकोसिस्टम है। यानी कि उसी उसी के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या उसी टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको मिल मिला के हडूप का इकोसिस्टम कहते हैं। इस पर हम टॉपिक, ये भी डिटेल टॉपिक इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग हडूप के बारे में थोड़ा सा बस जान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हडूप क्या करता है, चौथा इसका गोल ये है कि ये फैसिलिटेट कर रहा होता है एक शेयर्ड इन्वायरमेंट को। आपकी सारी नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, इसको कहते हैं हम शेयर्ड इन्वायरमेंट। आपके एक इवन एक मॉडेस्ट एक छोटे साइज का भी क्लस्टर हो जाता है ना नोड्स का, उसमें भी बहुत कोर्स होती हैं। तो ये भी आपको ना बहुत ज़्यादा जॉब्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम सबने पढ़ा होगा, तो आपकी काफ़ी जॉब्स को एक साथ ही प्रोसेस करने में बड़ी हेल्पफुल साबित होती हैं ये, ठीक है। ये अलाउ कर देती है इवन थोड़ी सी नोड्स भी, क्योंकि थोड़ी सी नोड्स के अंदर भी काफ़ी कोर्स होती हैं, तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग या आप उसको कहते हो कि साइमल्टेनियसली जॉब जो होती है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एट अ टाइम। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है कि आपके पास मल्टीपल जॉब्स एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रही हैं, बिकॉज आपके पास कोर्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। मैम ये जॉब क्यों रेडी क्यों, ये वाला कॉन्सेप्ट होगा इसमें, जी, प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन। हाँ जी, हाँ जी। वो एक कोर में सारी की सारी एक टास्क की हो रही होगी, दूसरे के अंदर दूसरे, ये नहीं होगा कि आपका ना जैसे यहाँ पे होता था ऑपरेटिंग सिस्टम में कि एक जॉब जो होती थी वेटिंग क्यू में लगी होती थी, दूसरी जॉब जो है कंप्लीट नहीं करी थी। इधर वो क्या करते हैं कि वेटिंग में नहीं रहने देते, सबको लगा देते हैं काम पे कि जाओ सारे काम करो, सारे टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कराते जाओ और आउटपुट प्रोड्यूस करते जाओ। अच्छा जी, इसके अलावा ये क्या करती है, कम्युनिटी सपोर्टेड होती है और आपको हदूप जो होता है ये काफ़ी एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड करती है। ये भी जब हम हदूप को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ पता चलेगी। हदूप का इकोसिस्टम कुछ इस स्ट्रक्चर का बना होता है, लेकिन ये भी हम लोग अभी, क्योंकि हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है जो आपको लास्ट में नज़र आ रही है लेयर, जिसको हम कहते हैं HDFS। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम मैप रिड्यूस की तरफ जाएंगे, फिर हम यार्न को देखेंगे, ठीक है। बल्कि पहले यार्न कर लेंगे, देन मैप रिड्यूस देख लेते हैं हमने किस तरह से हमें ईजी रहता है। तो ये लेयर बाय लेयर इसका हदूप का इकोसिस्टम होता है और ये सारे की सारी जो होती हैं हदूप के इकोसिस्टम का पार्ट होती हैं, ठीक है। इसी की वेरिएशन, ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें कवर करेंगे, बट हमें इनमें से कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा जी, अब हम लोग आगे चलते हैं जी। सबसे पहले HDFS देख लेते हैं। द हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, HDFS, ठीक है। HDFS क्या है जी? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, अ स्टोरेज सिस्टम फॉर अ बिग डेटा, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में यही कह रहे होते हैं। ये आपकी जो है ना हडूप इकोसिस्टम है, सबसे ज़्यादा कोर फाउंडेशन के तौर पे एक्ट करती है जो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। इसके बगैर हडूप कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपको दो कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है जो कि बहुत इसेंशियल है हडूप के लिए। सबसे पहले कि स्केलेबिलिटी टू लार्ज डेटा सेट एंड रिलायबिलिटी टू कोप विद हार्डवेयर फेलियर्स। स्केलेबिलिटी, अब आपको पता है कि आप जितनी मर्जी कोर्स एंटर करते जाओ, रैक्स एंटर करते जाओ, आपका हडूप का क्लस्टर स्केलेबल है तो एक्सेप्ट करता जाएगा। रिलायबल कैसे है कि ये फौरी तौर पर फेलियर को रिकवर करता है, ठीक है। तो ये दो आपके HDFS के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि कैपेबिलिटीज हैं जो कि आपका HDFS प्रोवाइड करता है। HDFS जो होता है क्या करता है कि अलाउज यू टू स्टोर एंड एक्सेस द लार्ज डेटा सेट्स, ठीक है। HDFS का मकसद ये है कि आपकी फाइल की डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। अच्छा, अब HDFS ने तो प्रोडक्शन उसकी जो स्केलेबिलिटी की थी वो उसने दिखाई है 200 पीटाबाइट्स के, 200 पीटाबाइट्स तक ये स्केलेबल है, यानी आप इसके अंदर कोड्स वगैरह या नोड्स वगैरह को ऐड कर सकते हो। और मैं एक सिंगल जो, जी जी,
मैम आप स्लाइड से पढ़ा रही हैं या आप वैसे रीडिंग करवा रही हैं? क्योंकि नहीं स्लाइड नहीं बच्चे मैं तो आपको जस्ट ना एक एक चीज के बारे HDFS के बारे में जस्ट बता रही हूँ। अभी जस्ट मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ उसका, ठीक है। ये जिस तरह हम बोर्ड पे नहीं काम करते, आपको क्लास में एक लेक्चर दे रही होती है उस टाइप का ये, ठीक। अच्छा जी, अब एक सिंगल क्लस्टर जो है ना हडूप का, उसके अंदर 4500 सर्वर्स लगे होते हैं। 4500 सर्वर्स इन अ सिंगल क्लस्टर ऑफ हडूप, और उसके अंदर बिलियन फाइल्स और ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लें, एक हडूप के क्लस्टर के अंदर 4500 सर्वर्स लगे होते हैं और उसके अंदर बिलियन ब्लॉक्स, बिलियन फाइल्स और ब्लॉक्स होते हैं। तो अगर इन केस आप स्पेस से रन आउट कर जाते हो तो सिंपल कोई नई नोड एंटर कर दो जिससे आपकी स्पेस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपका HDFS होता है जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है धूप का, वो स्केलेबल होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, स्केलेबिलिटी भी किस तरीके से अचीव कर रहा होता है, वो बेसिकली आपकी जो फाइल्स होती हैं उसको स्प्लिट कर देता है ऑनटू द मल्टीपल नोड्स जो कि क्लस्टर के अंदर मैम, होती है। और जी नई नोड जब हम एंटर करते हैं उसको हम्म। मैनेज करना भी हडूप का काम ही होता है या? नहीं बच्चे, हडूप के सिस्टम के साथ जब अटैच होगी वो क्लस्टर का पार्ट बन जाती है। तो आपको मैं अभी बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें एक ना नेम नोड जो उसकी मास्टर नोड होती है ना, वो सारी चीजें हैंडल कर रही होती है। अभी हम पूरे का पूरा HDFS का पढ़ेंगे। अभी जस्ट HDFS के बारे में मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी इसके कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, विद डायग्राम्स बताऊंगी आपको मैं, ठीक है। और फिर आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से सारे के सारे आपस में फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं मिलके। ये भी मैं सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और इवन ये भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपकी जो एक फाइल होती है वो डिफरेंट नोट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। जस्ट अभी आप थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो लें, अभी हम स्टार्ट कर देते हैं दूसरी चीज़। मैम अभी तो हम थ्योरी पार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी करेंगे हाँ इसका। जी, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे, मशीन लर्निंग पे हम लोग अच्छी खासी प्रोग्रामिंग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी बच्चों, अब आगे देखो कि आपके पास हडूप के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करता है कि एक फाइल को डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर स्प्लिट कर देता है। जिसकी वजह से स्प्लिटिंग की वजह से आप जब भी एक्सेस करना चाहते हो तो हर नोड के ऊपर उस दूसरी फाइल का पोर्शन पड़ा होता है। इसका मतलब होता है हर नोड डिफरेंट टाइम पर उसको प्रोसेस कर रही होती है, और इकट्ठे जब चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं डिफरेंट नोड्स पे तो हमारा टाइम कम लगता है, बिकॉज ये पैरेलल प्रोसेसिंग में चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज से हमें बहुत फायदा होता है और हमारा सारा सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है। जो टिपिकल फाइल साइज होता है ना, वो आपको पता ही है, आपको जीबीज या टेराबाइट्स में होता है आप लोगों का फाइल साइज। लेकिन जो आपका चंक साइज होता है ना, नॉर्मली द साइज ऑफ ईच पीस ऑफ अ फाइल, मतलब फाइल के जो पीसेस बनाते हैं वो 64 मेगाबाइट्स होता है। लेकिन आप इसको ना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो धूप के अंदर। ये आपको सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल है कि आपने एक साइज जो है फाइल के साइज को कितने मेगाबाइट्स पर कट करना है या स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ये अब आपका काम होता है। अगर कोई नोट जो होती है इसकी फेल हो जाती है इन केस, तो क्या होता है कि आप लूज नहीं करते इन्फॉर्मेशन, बल्कि उसकी कॉपीज बनी होती है, रेप्लिकेट हुई होती है धूप के अंदर आपकी सारी चीज़ें, ठीक है जी। चले जी, अब हम इसके ज़रा कोड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। आपका जो हडूप होता है उसके 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं। एचडीएफएस के 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो कंपोनेंट है पहला जो आपका कंपोनेंट है वो है जी नेम नोड। दूसरा कंपोनेंट है आपका डेटा नोड, और तीसरा कंपोनेंट है जी आपका सेकेंडरी नेम नोड। ये 3 कोर कंपोनेंट्स हैं आपके एचडीएफएस के, ठीक है जी। एक होती है आपकी नेम नोड, एक होती है आपकी डेटा नोड, एक होती है आपकी सेकेंडरी नेम नोड। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो कुछ इस किस्म का होता है।
यहाँ पर आती है आपकी नेम नोड। इसके साथ अटैच्ड होती हैं जी आपकी डेटा नोड। ये डेटा नोड 1 है, ये डेटा नोड 2 है। डेटा नोड से आपको पता चल ही रहा होगा, ये नोड्स हैं जो पीसी के अंदर अटैच्ड होती हैं। जो पीसी होता है हमारा, जो हमने ऐड की होती हैं खुद से नोड्स, उनकी बात कर रही हूँ, जिनका मिला के हमने क्लस्टर बनाया होता है। और यहाँ पर आती है आपकी सेकेंडरी नेम नोड। अब आपको इस स्ट्रक्चर से पता ही चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है आपकी मास्टर नोड, बाकी होती है आपकी स्लेव नोड्स। तो नेम नोड जो होती है ये आपकी मास्टर नोड होती है, और ये जो तीन चीजें हैं ये आपकी स्लेव नोड्स होती हैं। ठीक है, नेम नोड क्या करती है? नेम नोड जो कि आपकी मास्टर नोड है, वो प्रोवाइड करती है, वो मेंटेन करती है, वो मेंटेन करती है और मैनेज करती है आपके डेटा नोड्स को। ठीक है, जो पहला पॉइंट है आपकी नेम नोड का, नेम नोड क्या कर रही होती है? मेंटेन करती है और मैनेज करती है आपके जो डेटा नोड्स है ना उनको। ठीक है, इसके अलावा वो रिकॉर्ड रखती है मेटा डेटा का। मेटा डेटा क्या है कि आपका जो फाइल है वो कौन से ब्लॉक में स्टोर्ड है, उसकी लोकेशन क्या है, आपके फाइल का साइज क्या है, इवन आपके कितनी नोड जो है वो एक क्लस्टर में इस नेम नोड के साथ अटैच्ड है। ठीक है, और जितनी भी परमिशंस वगैरह चाहिए होती हैं वो सारी नेम नोड से ली जाती हैं। तो नेम नोड बेसिकली इन सब का मैनेजर है, इन सब की मास्टर है। ठीक है, ये फिर नेम नोड एक और काम करती है, तीसरा काम वो क्या करती है कि रिसीव करती है डेटा नोड से हार्ट बीट। हार्ट बीट क्यों रिसीव करती है? कि वो चेक करती है कि क्या कोई डेटा नोड फेल तो नहीं होगी, या कोई डेटा नोड जो है वो बंद तो नहीं पड़ी हुई। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद डेटा नोड जो है हार्ट बीट का सिग्नल जनरेट करती है, जिससे नेम नोड को पता चलता है कि ये डेटा वाली ये नोड एग्जिस्ट कर रही है और अपना काम भी परफॉर्म कर रही है, फेल नहीं हुई है। ठीक है, अगर फेल हो जाती है तो नेम नोड फिर उसके फेलियर को रिकवर करवाती है। ये जो तीन बेसिक काम है आपकी मास्टर नोड यानी नेम नोड के। फिर आती है जी आपकी डेटा नोड। ये डेटा नोड क्या करती है? इसको हम कहते हैं स्लेव डीमंस होते हैं। स्लेव डीमंस, स्लेव डीमंस हैं। ठीक है, डेटा नोड जो आपकी, ये क्या करते हैं डेटा नोड? ये आपका एक्चुअल डेटा को स्टोर करते हैं, बिकॉज ये रियल नोड्स होती हैं जिसको मिलाकर हमने क्लस्टर बनाया होता है। ठीक है, तो ये जो नोड्स हैं ये क्या करती हैं? आपके एक्चुअल डेटा को स्टोर करती हैं। इसके अलावा रीड एंड राइट की रिक्वेस्ट जो क्लाइंट से आ रही है फाइल को स्टोर कराने की, या फाइल के ऊपर फाइल को रीड करने की, या फाइल को राइट करने की, वो सब भी ये डेटा नोड ही हैंडल कर रही होती है। डेटा नोड जो होती है ये मैनेज करती है आपके सारे डेटा ब्लॉक्स को जहाँ पर आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। यानी कि डेटा नोड जो है ये नेक्स्ट डेटा नोड को भी मैनेज कर रही होती है, देख रही होती है कि डेटा जो है दूसरा डेटा या कोई फाइल है वो किस लोकेशन पर इसकी स्टोर्ड है, कहाँ पर स्टोर्ड है, या कौन से ब्लॉक में स्टोर्ड है। इसके अलावा नेम नोड है तो सबका ही ट्रैक रखना होता है ना, लेकिन नोड जो है ये आगे से आगे से आगे से आगे, जैसे चेन होती है उस तरीके से एक दूसरे के ब्लॉक्स, एक दूसरे के अंदर जो वैल्यूज होती है, एक दूसरे के अंदर जो फाइल स्टोर होती है उसका भी ख्याल रखती है, उसको भी मैनेज कर रही होती है। ठीक है, अपने अंदर भी जो होती है बेसिकली ना, मैं भी आपको बताऊंगी किस तरीके से जब आप फाइल इसको स्टोर कराते हो ना, तो ये अगली ब्लॉक से अगले नोड से इजाजत देती है कि क्या तुम रेडी हो इस फाइल को स्टोर कराने के लिए। तो इस चीज को मैनेज करना भी इन छोटी छोटी नोट्स का ही काम होता है। नेम नोड का क्या काम है कि इन सबको मैनेज करना इकट्ठे, और चेक करना कि कौन सा डेटा कहाँ पे पड़ा है, कौन सी लोकेशन पे पड़ा है, कौन सी नोड पे पड़ा है, और इसके अलावा इन सबसे हार्ट बीट का सिग्नल लेना और बाकी सारे काम करना, वो आपके मास्टर नोड का काम होता है। बाकी जो सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है या डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो आपका डेटा नोड काम कर रही होती है, वो मैनेज कर रही होती है। ठीक है जी, अच्छा अब आती है जी हमारी सेकेंडरी नेम नोड। सेकेंडरी नेम नोड क्या होती है? कोई मुझे बताए क्या होती है? मैं बताऊं। जी जी।
मैम मेरे ख्याल से अगर नेम नोड में कोई एरर आ जाए तो हम उसको उससे रिप्लेस कर सकते हैं। यस, काइंड ऑफ, क्योंकि इसके नाम से ही ऐसे लग रहा है कि ये यही काम करती है, बट ये इसके अलावा भी कुछ करती है। ठीक है, थैंक यू बच्चे, आपने अच्छा बताया। ठीक है मैम इसमें मास्टर स्लेव रिलेशन कोई ऐसा होगा यहाँ पे कुछ? बच्चे, ये मास्टर स्लेव ही बना हुआ है इसके अंदर ना, नेम नोड, डेटा नहीं, नोड, ये दोनों। सेकेंडरी नेम नहीं, सेकेंडरी नेम नोड जो है हम, ये क्या होगा? ये स्लेव होगा ये या मास्टर होगा? नहीं 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 नहीं, ये स्लेव नहीं होगा, ये मास्टर के साथ ही होगा, ये कह सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर जो आपकी, मैम जी जी, बेसिकली सेकेंडरी जो डाटा नोट होगी वो बैकअप नोट होगी। बेसिकली अपने अंदर यस बैकअप ही रखती है एक किस्म का। यस, अच्छा, अब आपकी सेकेंडरी नेम नोड है, इसके अंदर क्या होता है, पहले इसकी जरा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। एक आपकी होगी जी, चलो पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक में पड़ी है आपकी नेम नोड, एक पड़ा है यहाँ पर आपके पास एडिट लॉग, एक आपके पास पड़ा है जी यहाँ पर एस इमेज, और फिर एंड पे आपके पास पड़ा है दोबारा से एडिट लॉग, बट न्यू एडिट लॉग। ये एक ब्लॉक हो गया, ये नेम नोड का हो गया। ये अब ब्लॉक जो है ये बनाते हैं हम सेकेंडरी नेम नोड का, सेकेंडरी नेम नोड, एन लिख रही हूँ मैं, ठीक है, नेम नोड है, सेकेंडरी नेम नोड। फिर जी एक है आपके पास एडिट लॉग, इसमें भी एक एडिट लॉग है। फिर इसके अंदर आता है जी, इसके अंदर भी एक आती है एफ एस इमेज, यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, और उसके बाद आती है इसके अंदर एफ एस इमेज न्यू। आपकी ओके, अच्छा जी बच्चों, अब आपने देखा कि यहाँ पर कुछ न्यू नेम्स आए हैं, जो कि नेम नोड के साथ, नेम नोड के अंदर ये कुछ चीज़ें अटैच्ड होती हैं, और सेकेंडरी नेम नोड के अंदर भी ये कुछ चीज़ें अटैच्ड होती हैं, इसका पार्ट होती हैं। अब आपके पास जो एफ एस इमेज है वो क्या है, और एडिट लॉग है वो क्या है। जो एफ एस इमेज है ना आपके पास बच्चों, ये क्या करती है कि जितनी भी मॉडिफिकेशन जो होती हैं आपकी हुई होती हैं अभी तक, जो भी मॉडिफिकेशन हदूप के क्लस्टर में आप लोगों ने अभी तक की हैं, जब से आपकी नेम नोड आई है दुनिया में, तब से अब तक जितनी भी मॉडिफिकेशन हदूप के क्लस्टर में हुई हैं, वो सारी की सारी इस एफ एस इमेज के अंदर स्टोर हो जाती है, यानी उनकी लॉग जो है वो स्टोर हो जाती है। अभी तक आपने फाइल के अंदर या हदूप के क्लस्टर के अंदर कुछ भी चेंजेस किए हैं, या कोई भी चीज़ चेंज किया या मॉडिफाई किया है, उसका सारे का सारा जो लॉग, जो उसका डेटा है, वो एफ एस इमेज यानी नेम नोड के एफ एस इमेज वाले पार्ट में स्टोर हो जाता है। अब आपको पता चल रहा है कि जब से नेम नोड आई है तब से अब तक जितना डेटा होगा वो तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो जाएगा। तो एफ एस इमेज जो है वो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, ठीक है। जो नेम नोड का एफ एस इमेज वाला पार्ट है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर हुआ होता है बिकॉज ऑफ इट्स साइज, ठीक है। फिर आती है जी बारी एडिट लॉग की। एडिट लॉग क्या चीज़ है? एडिट लॉग जो होता है, आपकी जो भी रिसेंट मॉडिफिकेशन या चेंजेस हुई होती है धूप के क्लस्टर के अंदर, जैसे कि जो 1 घंटे में हुई है, वो वाला जो लॉग होता है, वो वाला जो रिकॉर्ड होता है, वो एडिट लॉग अपने अंदर रखता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे या जितना भी आपने इंटरवल रखा हुआ है उतने टाइम का अपने अंदर रिकॉर्ड रखता है, और उसके बाद वो रिकॉर्ड को ख़त्म कर देता है।
और इसको रिजाइड कराते हैं हम रैम के अंदर, मैम जिसको लोग सेकेंडरी स्टोरेज। जी मैम लोग हमारे लिए जो स्मॉल वैल्यूज होती हैं उनके लिए नहीं यूज होता। लॉग स्मॉल वैल्यूज के लिए। यस मैम, यूजुअली मैथ्स में जो हम लोग यूज करते हैं वो जो बहुत हाँ स्मॉल वैल्यू होती है। बच्चे ये जो लॉग होता है ना, बेसिकली ये रिकॉर्ड को कह रहे हैं। जो आपका रिकॉर्ड मॉडिफिकेशंस या चेंजेस का रिकॉर्ड होता है, उसका लॉग फाइल बनती है। ठीक। आपने कभी सुना होगा लॉग फाइल के बारे में ना, कंप्यूटर में भी बन रही होती है लॉग फाइल, बेसिकली आपके सारे रिकॉर्ड को अपने अंदर रख रही होती है। यस मैम, गिटहब पे सुना है लॉग फाइल बनती जी जी, ये वो चीज़ है। अच्छा, अब आपके पास एडिट लॉग होता है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है तो वो रैम में पड़ी होती है, और एफएस इमेज में इसका साइज बड़ा होता है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ी होती है। इसी तरीके से आपके पास जो सेकेंडरी नेम नोड है, उसके अंदर जो ये एडिट लॉग आपका ये रैम में पड़ा होता है ना, ये कॉपी होके जा रहा होता है सेकेंडरी नेम नोड के एडिट लॉग में। ठीक है, नेम नोड के एडिट लॉग की कॉपी बन रही होती है सेकेंडरी नेम नोड के लॉग के अंदर, और एफएस इमेज की कॉपी बन रही होती है सेकेंडरी नेम नोड के एफएस इमेज के अंदर। ठीक है, फर्स्ट टाइम कॉपी हम इसको कहते हैं, फर्स्ट टाइम कॉपी जो बन रही होती है। ठीक है जी बच्चों। अच्छा, सेकेंडरी नेम नोड जो होती है ना, उसका एक फंक्शनैलिटी होती है जिसको हम कहते हैं चेक पॉइंट। और ये जो चेक पॉइंट होता है ना बच्चों, ये आपकी सेकेंडरी नेम नोड करती है चेक पॉइंटिंग का काम। और चेक पॉइंटिंग क्या होती है कि आपके कंबाइन करने हैं उसने एडिट लॉग को विद एफएस इमेज, यानी इन दोनों को जो अपने अंदर वाले उसके पार्ट्स हैं, इन दोनों को कंबाइन करने को कहते हैं चेक पॉइंट। ओके, और ये काम सिर्फ सेकेंडरी नेम नोड के अंदर हो रहा होता है, नेम नोड के अंदर नहीं होता। सेकेंडरी नेम नोड के अंदर होता है क्योंकि इसमें एडिट लॉग की कॉपी बनी होती है, नेम नोड की एडिट लॉग की कॉपी भी होती है और नेम नोड के एफएस इमेज की भी कॉपी होती है, और इन दोनों को कंबाइन करके जो हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं चेक पॉइंट। इनको कंबाइन करने का काम होता है चेक पॉइंट करना। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है हर चीज? जी मैम। अच्छा, सेकेंडरी नेम नोड का काम क्या होता है, अब आपको इस चीज से पता चल गया होगा कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अबाउट द डेटा, और वो कहाँ से कलेक्ट हो रही है, इस नेम नोड के एडिट लॉग और एफएस इमेज के साथ। और ये जो आपके पास एफएस इमेज और एडिट लॉग है ना, ये आपका मेंटेन कर रहा होता है HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ये सारे का सारा मेटा डेटा को मेंटेन कर रहा होता है। और किस तरीके से मेंटेन कर रहा होता है, इन दो फाइल्स को यूज करते हुए, एडिट लॉग और एफएस इमेज को यूज करते हुए आपका हडूप का फाइल सिस्टम पूरा चल रहा होता है और सारे मेटा डेटा को मैनेज कर रहा होता है। अच्छा जी, अब ये काम हो गया हमारे पास। उसके बाद चेक पॉइंटिंग के अंदर इसके अलावा और क्या होता है, जब आप सेकेंडरी नेम नोड के अंदर आ जाते हो ना, और आपके एडिट लॉग और एफएस इमेज जब आपके कंबाइन हो जाते हैं, ताकि आपको कंबाइन होने के बाद एक न्यू एफएस इमेज मिल जाए। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होंगे जिसको हम कहते हैं चेक पॉइंट, और कंबाइन होने के बाद जो एक नई फाइल बनाते हैं वो बनती है जी एफएस इमेज न्यू के नाम से। और ये काम कहाँ हो रहा होता है, सेकेंडरी नेम नोड के अंदर। इन दोनों को कंबाइन किया और कंबाइन करके एक नई फाइल बना दी, और वो फाइल जो होती है वो एक न्यू एफएस इमेज के नाम से वो बनती है। ठीक है, अब न्यू एफएस इमेज का मतलब ये होता है कि आपका जो सबसे ज्यादा रिसेंट और अपडेटेड काम होता है वो रियल एफएस इमेज को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो मैं ट्रांसफर करती हूँ जो न्यू एफएस इमेज बनी है, अपडेटेड एफएस इमेज बनी है, वो रियल एफएस इमेज को। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, जो इन दोनों को मिलाकर अपडेटेड वर्जन एफएस इमेज का बना दिया, वो साथ ही आपने भेज दिया असल वाली एफएस इमेज को, ताकि ये वाली जो फाइल है डिस्कार्ड होके नई वाली फाइल बन जाए। और नई वाली फाइल के अंदर अब एडिट लॉग पुराना और एफएस इमेज दोनों का डेटा मौजूद होगा। ठीक है,
इसकी वजह से आप नई जो अपडेशन या नई मॉडिफिकेशन जो हो रही होती है टाइम बाय टाइम, क्योंकि इसके अंदर रिसेंट हो रही होती है और इसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू पड़ी होती है, तो वो रिसेंट वाली लो को भी कंबाइन करके नई एफएस इमेज बना देता है और फिर जो पुरानी एफएस इमेज होती है उसको डिस्कार्ड करके इसको रिप्लेस कर देता है न्यू एफएस इमेज से। तो इस तरीके से हर चेक पॉइंट के बाद आपकी जो एडिट लॉग के अंदर घंटे घंटे बाद वैल्यू अपडेट हो रही होती है वो एफएस इमेज के अंदर आके स्टोर होती जाती है। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ तक क्लियर है सबको? जी ठीक है जी। अब अगर ऐसा होता है कि आपकी जो नेम नोड होती है वो या तो फेल हो जाती है या आपको जरूरत पड़ती है कि मैं फेल होगी एक नोड, तो मैं एक नई नेम नोड बना दूँ फौरी तौर पर, तो आप क्या करते हो कि आपके पास अपडेटेड डेटा पड़ा होता है सेकेंडरी नेम नोड के अंदर। ये फायदा होता है हमारा। ठीक है, सेकेंडरी नेम नोड के अंदर आपका अपडेटेड जो फाइल होती है एफएस इमेज की वो पड़ी होती है। जब भी आपने कोई न्यू नेम नोड बनानी है तो सिंपल आपने जो सेकेंडरी नेम नोड के अंदर न्यू एफएस इमेज पड़ी है उसको उठाकर न्यू नेम नोड के अंदर कॉपी कर दें बस, तो आपकी न्यू नेम नोड काम करना शुरू कर देगी इजीली। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अपडेटेड एफएस इमेज की जो लॉग फाइल है वो आ चुकी हुई है, तो वो इस लॉग फाइल को देखते हुए काम करती रहेगी। इसकी वजह से आपका टास्क भी इजियर हो जाएगा और काम जल्दी हो जाएगा अगर नेम नोड कभी फेल भी हो जाती है या कभी न्यू आपको नेम नोड बनाने की जरूरत पड़ती है। अब आपके सारे जो पार्ट्स थे वो क्लियर हो गया। अब आखिरी पार्ट हमारे पास रह गया वो है जी एडिट लॉग न्यू। ये क्या चीज़ है? ये आपका काम कर रही होती है जब जब आपका चेक पॉइंट आता है ना उस दौरान ये काम करती है, ताकि तब उसके दौरान चेक पॉइंटिंग के दौरान कोई चेंजेस आ रही हो ना तो वो इस एडिट लॉग फाइल के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये तभी सिर्फ आपकी चल रही होती है ये एडिट लॉग फाइल अपने अंदर तभी न्यू वाली अपने अंदर लॉग को या रिकॉर्ड को रख रही होती है जब जब आपका चेक पॉइंट आता है तब के लिए बस। ठीक है, सिर्फ उस शॉर्ट टाइम के लिए चलती है, बाकी सारा काम आपका ये एडिट लॉग फाइल और एफएस इमेज कर रही होती है। अच्छा, अब जब न्यू एडिट लॉग फाइल है इसको भी तो हमने शामिल करना है इन दोनों चीज़ों के अंदर कि चेक पॉइंट के दौरान जो भी अपडेशन है जो भी मॉडिफिकेशन हुई है वो भी तो हमने कंबाइन करनी है। तो वो मैं क्या करती हूँ कि मैं एडिट लॉग फाइल से जो भी चेक पॉइंट के दौरान अपडेशन हुई होती है वो जाके डाल देती हूँ पुरानी वाली एडिट लॉग फाइल के अंदर, क्योंकि वो अभी अपडेट हुई है 1 घंटे के इंटरवल के बाद। तो इसलिए मैंने जो चेक पॉइंट के फौरी बाद एडिट लॉग फाइल न्यू रिकवर हुई है या न्यू बन गई है, पुरानी वाली डिस्कार्ड होकर इसके अंदर न्यू स्पेस बनी है, मैं उसके अंदर जो चेक पॉइंट के दौरान चेंजेस आई थी मॉडिफिकेशन आई थी वो मैं इस वाली एडिट लॉग फाइल के अंदर डाल देती हूँ आफ्टर द चेक पॉइंट। अच्छा, और उसके बाद क्या होता है जी आपके पास फिर से वही सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसके बाद दोबारा से एफएस इमेज जो होती है वो अपडेट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, जी बच्चों को पूछना अच्छा। अच्छा म्यूट तो कर लिया करें खुद को प्लीज। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन अटैच्ड होता है साथ नीचे। आपके पास इसके से टेम्पररी चेक पॉइंट भी एंटर हो जाता है ताकि इन केस आपको जरूरत पड़ सकती है किसी चेक पॉइंट की, तो जैसे 1 घंटे का इंटरवल उन्होंने रखा हुआ है तो आप लोग करते हो इसके अंदर भी एक चेक पॉइंट रखते हो टेम्पररी चेक पॉइंट। अगर आपके पास एडिट न्यू लॉग का चेक पॉइंट चलता है तो आप जो होता है अपना डेटा ट्रांसफर तो कर देते हो एडिट लॉग फाइल के अंदर, पर जो आपका एडिट लॉग फाइल होती है वो भी ट्रांसफर कर रही होती है अपना डेटा न्यू एडिट लॉग फाइल के अंदर। और जस्ट ये इन केस इस केस में बनाया जाता है टेम्परेरी चेक पॉइंट अगर आपके सेकेंडरी नेम नोड के अंदर चेक पॉइंट है उसमें कोई खराबी पैदा हो जाए या इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए तो टेम्परेरी चेक पॉइंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और इसका कोई काम नहीं होता। अच्छा जी, अब आती है जी आपके पास एक नई चीज कि किस तरीके से आपका असल में डेटा स्टोर हो रहा होता है डेटा नोड्स के अंदर।
आपके पास एक फाइल है, आपके पास एक जी फाइल है और उसको फाइल बनाएंगे और उसका साइज है 380 MB। 380 MB आपकी फाइल का साइज है और आपने इसको स्प्लिट करना है ऑन टू द डिफरेंट नोड्स। तो वो आप कैसे स्प्लिट करोगे? पहली नोड पे चला जाएगा जी आपके, हमने हर नोड के अंदर जो स्प्लिटिंग का साइज रखा हुआ है ना, वो रखा हुआ है 128 MB। इससे ज्यादा स्प्लिट नहीं हो सकती। तो पहली नोड पे 128 MB पूरा आ गया। ये आ गया जी आपके ब्लॉक का साइज था, ये ब्लॉक 1 का साइज था 128 MB। तो फाइल स्प्लिट होकर 128 MB की फाइल जो थी वो ब्लॉक 1 पर आ गई। फिर उसके बाद जो बाकी का बचा आपकी फाइल का पोर्शन, वो 128 MB ब्लॉक 2 पर आ गई। फिर बाकी हमारे पास कितना साइज बचा था? 124 MB। लेकिन ब्लॉक का साइज 128 MB था, पर आपकी फाइल ने साइज लिया 124 MB। तो ये आगे स्टोर हो गया ब्लॉक 4 के अंदर या 3 के अंदर चला गया। ठीक है, अब देखो किस तरीके से आपका जो हदूप है उसने साइज जाया नहीं होने दिया अपने स्टोरेज का। उसने उतनी ही वैल्यू असाइन की है फाइल को जितनी रिक्वायर्ड थी। बाकी उसने ये नहीं किया कि 128 ही पूरी की पूरी असाइन कर दी हो और आपकी फाइल जो है असल में 124 के साइज की रह गई है। तो उसने देखा कि 124 के साइज की रह गई है तो उतना ही साइज सिर्फ दिया जाए, बाकी साइज ना दिया जाए। तो इस तरीके से आपकी जो है स्टोरेज जो होती है, स्पेस जो होती है, वो जितनी चाहिए होती है उतनी मिलती है और आपकी जो होती है इसमें वेस्टेज से बच जाती है। ठीक है, जो आपकी डिफॉल्ट साइज होता है ना बेसिकली 128 MB होता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अब अगर मैं इसको नोड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो आप ये कह सकते हो कि आपकी जो एक फाइल है वो 3 टेराबाइट्स की है और आपने उसको स्टोर करना है हर नोड के ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि आपकी ये एक डेटा नोड है और ये उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है और हर स्टोरेज डिवाइस के अंदर 1 टेराबाइट ऑफ डेटा आप स्टोर करा सकते हो। हर डेटा नोड के स्टोरेज डिवाइस के अंदर DB के अंदर 1 TB स्टोर करा सकते हो। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो थी 1 टेराबाइट जो थी, हर 1 टेराबाइट हर नोड पर स्टोर हो गई है। ठीक है, तो हमें जो बेसिकली ये इल्यूजन मिल रहा होता है, जो एब्स्ट्रैक्शन मिल रहा होता है, वो हमें ये मिल रहा होता है कि जैसे आपकी जो 3 टेराबाइट्स है वो एक ही कंप्यूटर पे स्टोर हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको यही चीज़ जो होती है, एब्स्ट्रैक्शन जो होती है, ये प्रोवाइड की जाती है कि आपको लग रहा होता है कि आपका पूरे का पूरा कंप्यूटर जो है 3 टेराबाइट जो है पूरे एक ही कंप्यूटर, सिंगल कंप्यूटर पे स्टोर हुआ है। जब जब आपको और स्पेस चाहिए होती है ना, और नोड इसके अंदर एसोसिएट होती जाती है साथ साथ। और साथ साथ अगर जब आपने कोई डेटा ब्लॉक में से कोई चीज़ आपने लेनी है या कुछ भी आपको चाहिए, तो वो सारा काम पैरेलल कंप्यूटिंग के थ्रू हो रहा होता है। जो आपके जैसे 1 टेराबाइट आप कहते हो कि मुझे 3 TB के जो फाइल मैंने इंजर्ट किया पूरी की पूरी चाहिए, तो यहाँ से भी रिट्रीवल प्रोसेस चल रहा होता है, यहाँ से भी तीनों में इकट्ठा रिट्रीवल प्रोसेस चल के एक ही टाइम में, जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कंप्यूटर के अंदर 3 TB स्टोर करते हैं तो पूरे का पूरा 3 TB आपको जब चाहिए होता तो एक्सेस करने को आपको लग जाता 1 घंटा या चलो 3 घंटे लग जाते। ठीक है, 3 घंटे लग जाते। लेकिन जब आपके पास 3 नोड्स होती है कंप्यूटर की, तो हर जगह से एक एक घंटा यानी एक एक TB रिकवर होना है, तो इसका मतलब है सब ने एक ही घंटे में आपको हर चीज़ रिकवर करके दे देनी है, क्योंकि साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। ये हमारा काम इससे फास्टर हो जाता है। इसके अलावा जो हर डेटा ब्लॉक होता है ना, अब आप देख रहे हो कि हर डेटा ब्लॉक के अंदर 3 टाइम्स बाय डिफॉल्ट रेपिटिशन हो रही होती है, यानी कि आपका जो फाइल होता है ना वो 3 टाइम रेप्लिकेट हो रही होती है हर डेटा नोड पर। इसका बाय डिफॉल्ट 3 टाइम्स रेपिटिशन होती है, रेप्लिकेशन होती है, ताकि कोई एक नोड फेल हो जाए तो दूसरी नोड के अंदर उसका डेटा मौजूद हो। ठीक है, तो एक फाइल का ब्लॉक होता है ना, वो आपके अगर एक ब्लॉक पे स्टोर है तो वो दूसरे पे भी स्टोर होगा और तीसरे पे, या जितनी भी नोड्स हैं उनमें से कोई एक नोड पर स्टोर हो जाएगा। तो यानी आपकी वो डिफरेंट 3 नोड्स लेगा
मुख्तलिफ नोड्स के अंदर से 3 नोड्स लेगा और 3 नोड्स के ऊपर अपना डेटा को रेप्लिकेट कर देगा। ये बाय डिफॉल्ट होता है धूप के अंदर। अब आपके पास जो आपके हदूप के अंदर राइट का मैकेनिज्म होता है वो कैसे चल रहा होता है, इसके पाइपलाइन आपको जो है वो कुछ इस तरीके की नजर आ रही है कि इसकी पाइपलाइनिंग कैसे हुई होती है। सबसे पहले आप फाइल भेजते हो, आपकी फाइल को कहा जाता है कि आपने कहा जी मुझे फाइल भेजनी है और वेट मिनट, ये आपकी फाइल है और आप वो स्टोर कराना चाहते हो हदूप के क्लस्टर के ऊपर, ठीक है। आपकी फाइल कहाँ जाके स्टोर होगी? आपकी फाइल पहले डिवाइड हुई है जी 2 पोर्शन में, ठीक है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे ब्लॉक ए की। तो आपकी एक जो आपके सबसे पहले तो नेम नोड पड़ी होती है, नेम नोड के साथ आपका पड़ा होता है क्लाइंट नोड, ठीक है, जो कि आपकी मैम HDFS क्लाइंट नोड होती है। फाइल स्प्लिट हुई है? हाँ जी, हाँ जी, फाइल स्प्लिट हुई है जी। अली हमजा, मैम जब हमारी फाइल स्प्लिट होती है तो वो जो मतलब 380 की जो फाइल थी वो स्प्लिट हुई तो वो खुद ही साइज में कर देता है या फिर हमें वो देना पड़ता है साइज के इतने इतने साइज में इसके चंक्स होने चाहिए? आपने जो बाय डिफॉल्ट साइज रखा होता है ना, बेसिकली वो उसी पे डिवाइड हो रहा होता है, लेकिन अगर आप वो बाय डिफॉल्ट साइज को कस्टमाइज करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैम ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितने की कितना जो है वो सूटेबल रहेगी, इतना साइज रखना चाहिए हमें? बच्चों नॉर्मली इन्होंने ना ऐसे खुद ही सही उन्होंने हिसाब लगा के रखा होता है कि क्योंकि आपका जो बिग डेटा में है ना में साइजेस बहुत बड़े लार्ज लार्ज होते हैं, तो वो नोट्स इतनी बना देते हैं इस हिसाब से कि वो पहले अपनी नोट्स की कैपेसिटी देखते हैं उसके अंदर स्टोरेज कितनी है, फिर स्टोरेज के हिसाब से ना वो डिवीजन कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है टोटली कि आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी कोई क्लस्टर है उसके अंदर स्टोरेज स्पेस कितनी है, वो आप देख के अंदाजा लगा कर ही उसको उतने कन्फिगर कर देते हो उस साइज के ऊपर। बाय डिफॉल्ट आई थिंक 64 होती है या 128 MB होती है, आई एम नॉट श्योर, ये एक दफ़ा आप देख लीजिएगा, मुझे कुछ श्योर नहीं है ये चीज़, मुझे भी ना याद नहीं है। हदूप के अंदर देख लीजिएगा आप एक दफ़ा कि 64 ओके मैम। MB होती है 128 MB होती है, क्योंकि इतना तो पता है कि 3 टाइम आपकी लाजमी रेप्लिकेट होती है, ये भी बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर आती है जी नेम नोड, फिर आता है जी आपका HDFS का क्लाइंट नोड, ये दोनों आपस में इकट्ठे एक ही जगह पे पड़े होते हैं। बट जब आपके पास एक फाइल आती है तो उसमें से मैं कहती हूँ जी ब्लॉक ए आया, कहता है कि मैंने स्टोर होना, तो वो क्या करता है कि क्लाइंट नोड आपकी ना रिक्वेस्ट करती है कि ब्लॉक ए ने स्टोर होना है, नेम नोड को रिक्वेस्ट करती है, नेम नोड क्या करती है उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसको रिटर्न करती है, और जिस डेटा नोड्स के अंदर वो स्टोर करवा सकता है ना ब्लॉक ए को, फाइल के ब्लॉक ए को, उन नोड्स का IP एड्रेस भेज देती है। जैसे डेटा नोड 1 है, डेटा नोड 4 है और डेटा नोड 6 है, वो कहती है कि आप इन नोड्स के ऊपर ब्लॉक ए को स्टोर करवा सकते हो। तो वो कहता है क्लाइंट नोड कहते हैं ओके फाइन, वो क्या करता है कि आगे से रिक्वेस्ट जाती है आपकी डेटा नोड 1 को, डेटा नोड 1 को रिक्वेस्ट जाती है इस कोर स्विच के थ्रू, कोर स्विच कहता है पूछता है इससे कि क्या मैं तुम्हारे अंदर ब्लॉक ए को स्टोर करा सकता हूँ, तो डेटा नोड कहती है यस आई एम रेडी। फिर कोर स्विच कहता है डेटा नोड को कि तुम ना अगली नोड से भी पूछ लो कि क्या वो अपने अंदर ब्लॉक ए को स्टोर करा सकते, क्योंकि हमने रेप्लिकेट करना है ना, तो 3 जगह पे रेप्लिकेट करना है, तो इसलिए यहाँ पे 3 नोड्स आएंगे। तो वो कहता है कि अगली नोड से भी पूछ लो, इन नोड से DN4 और DN6 से कि क्या वो रेडी है अपने अंदर ब्लॉक ए को स्टोर कराने के लिए। तो डेटा नोड जो है वो बाकी नोड से भी पूछती है, तो वो आगे से वो भी रिप्लाई करते हैं कि वी आर रेडी। तो उसके बाद जब ये रेडी का रिस्पॉन्स पहुंच जाता है क्लाइंट नोड को, तो वो कहता है कि चलो ठीक है, एक मिनट बच्चों, मुझे लगता है स्लाइड्स आगे पीछे होगी, नहीं ठीक है। ठीक है,
अच्छा, अब वो जब उसने कह दिया कि यस आप स्टोर करा सकते हो, वी आर रेडी, तो आपके पास अब ना ब्लॉक ए को रेप्लिकेट करने के लिए और राइट करने की रिक्वेस्ट चली जाती है, और ये जाती है भी क्लाइंट सर्वर के थ्रू, कोर स्विच के थ्रू, ठीक है। अब वो जब डेटा नोड 1 के पास पहुंची तो उसने अपने अंदर ब्लॉक ए को स्टोर करा लिया। फिर उसके बाद ये आगे पहुंची, डेटा नोड 1 ने आगे भेज दिया ब्लॉक ए को। ब्लॉक ए जो था वो रेप्लिकेट होकर स्टोर हो गया डेटा नोड 4 के ऊपर। फिर उसके बाद ब्लॉक ए का एक और रेप्लिका स्टोर हो गया नोड नंबर 6 के ऊपर। अब आपके पास यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें स्टोर हो गई। अब जाएगी जी इनको अब जाएगी जी अब आएगी एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि अब स्टोर हो गई है ब्लॉक ए और ब्लॉक, आपके पास ब्लॉक ए तीनों नोड्स पे स्टोर हो चुका है। तो अब जाएंगे एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट जाती है रिवर्स ऑर्डर। वो कैसे जाती है रिवर्स ऑर्डर में कि डेटा नोड 6 सबसे पहले बताती है, एक्नॉलेजमेंट भेजती है डेटा नोड 6 जो है डेटा नोड 4 को कि मैंने ब्लॉक ए को कॉपी कर लिया। डेटा नोड 4 एक्नॉलेजमेंट भेजती है अपनी, और जो डेटा नोड 6 आई होती है वो एक्नॉलेजमेंट भेजती है डेटा नोड 1 को कि हमने ब्लॉक ए को कॉपी कर लिया। फिर डेटा नोड 1 जो है डेटा नोड 4 और डेटा नोड 6 की दोनों की एक्नॉलेजमेंट और अपनी एक्नॉलेजमेंट मिलाकर कोर स्विच को भेज देती है कि हमने डेटा को स्टोर कर लिया, और कोर स्विच आगे इसको ट्रांसफर कर देता है क्लाइंट नोड के ऊपर, और क्लाइंट नोड आगे से इसको ट्रांसफर करता है नेम नोड को, बताता है कि हमने इन तीनों नोड्स के ऊपर डेटा स्टोर कर लिया। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी एक नोड जो होती है वो फेल हुई होती है। उस सूरत में क्या होता है, आपका क्लाइंट नोड जो होता है पहले सबको रिक्वेस्ट भेजता है, जब उसको पता चलता है कि एक नोड काम नहीं कर रही, वो दोबारा से नेम नोड को कहता है कि आपके मुझे ना एक आपकी एक जो नोड है वो डाउन है। नेम नोड कहता है ओ अच्छा चलो ठीक है मैं देखता हूँ और मैं आपको दूसरी भेजता हूँ। वो मेटाडेटा को अपडेट करता है और उसके बाद वो आपको कोई दूसरी तीन नोड्स का आईपी एड्रेस भेजता है, और फिर आप उनको दोबारा से वही प्रोसेस के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हो और चेक करते हो कि क्या इनमें जगह है रखने की ब्लॉक को कि नहीं है। जी बच्चे, अली हमजा। मैम मैम ये जो है नेम नोट है, ये तो इसके पास हार्ट बीट भी तो जा रही होती है कि कौन सी जो है डेटा नोट काम कर रही कौन सी नहीं, तो ये फिर क्लाइंट नोड को कैसे आईपी भेजेगा? ये तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती इसकी नेम बच्चे नोड की। समटाइम्स बच्चे हाँ जी डायरेक्ट हो रही होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी नेम नोट के पास वो पहले अलाइव होती है, आपकी नेम नोट तब तक एड्रेस आईपी एड्रेसेस भेज चुकी होती है क्लाइंट नोट को। तो उस केस में बात कर रही हूँ, अदरवाइज तो इसके अंदर सिर्फ डेटा स्टोर ही होता है, उसको पता होता है कि मेरी कौन सी नोड चल रही है कौन सी नोड नहीं चल रही। लेकिन ये होता है कि जब वो आईपी एड्रेस भेज चुकी होती है उस टाइम अगर कोई नोट फेल हो जाए ना, उस टाइम का डेटा भी अपडेट नहीं होता नेम नोट के अंदर। एक्सक्यूज मैम, जी मैम आपने कहा कि अगर एक नोड लाइक चल नहीं रही होती तो नेम नोड 3 न्यू नोड्स के आईपी एड्रेस देता है, राइट? तो जो हमारे पास जो पहले दो थी, मतलब 3 जो भेजी, जो दो चल रही थी, वो तो जाया हो गई, राइट? नहीं जाया क्यों हुई? आपने जस्ट अभी रिक्वेस्ट भेजती हो ताकि वो रेडी का रिस्पॉन्स दे, जाया नहीं होती, कॉपी नहीं हुई अभी। ओके ठीक हो। अच्छा बच्चों, अगर अभी तो हमने देखा कि आपके पास एक्नॉलेजमेंट आई है और आपने एक ब्लॉक को कैसे कॉपी किया। अब अगर दो ब्लॉक्स हो जाए आपके पास, फाइल के दो पार्ट्स थे ना, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, तो अगर मैं वो चाहूँ .txt वाली फाइल को स्टोर कराना जिसके दो ब्लॉक में वो डिवाइड हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको मैं अब स्टोर करा दूँ, तो मैं किस तरीके से स्टोर कराऊंगी? ऐसे नहीं होता कि पहले ब्लॉक ए जाके कॉपी हो रहा फिर बारी है ब्लॉक बी की, नो, दोनों ब्लॉक जो है पैरेलली कॉपीड हो रहे होते हैं। आप क्या करते हो कि अपनी नेम नोड को भेज देते हो, नेम नोड आके आपको बताती है कौन कौन सी नोड्स हैं आपके पास फ्री पड़ी हैं, वो सारी नोड्स एक ही दफा बता देती है। उसके बाद क्लाइंट से दोनों के लिए इकट्ठी रिक्वेस्ट जाती है, क्योंकि दोनों के लिए नेम नोड पे भी इकट्ठी रिक्वेस्ट आई थी, आगे से भी इकट्ठी रिक्वेस्ट जाएगी। सारी नोड जो रेलिवेंट नोड होंगी वो बताएंगी अपनी अपनी के ब्लॉक ए वाली कहेगी मैं भी रेडी हूँ, ब्लॉक बी वाली नोड्स कहेंगी हम भी रेडी हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, कोर स्विच के थ्रू, अब आपके पास जैसे कि ब्लॉक ए जो था वो आपके पास नोड 1 पे स्टोर हो रहा था, नोड 4 पे स्टोर हो रहा था, नोड 6 पे स्टोर हो रहा था, वो सारी स्टोरेज हो रही होगी। ब्लॉक बी जो था वो आपके पास नोड 3 पे स्टोर हो रहा था, उसके अलावा नोड 7 पे और नोड 9 पर। तो आपके पास नोड 3, नोड 7 और नोड 9,
ये सारे के सारे ब्लॉक ए और ब्लॉक बी साइमल्टेनियसली कॉपी हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब जब ये ब्लॉक ए कॉपी हो रहा होगा, साथ ही दूसरी तरफ भी ब्लॉक बी भी कॉपी हो रहा होगा, साइमल्टेनियसली पैरेलली सारे के सारे ब्लॉक्स कॉपी हो रहे होंगे, सबकी एक्नॉलेजमेंट भी इकट्ठी आएगी और मिक्स नहीं होती एक्नॉलेजमेंट, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो अपने ब्लॉक की एक्नॉलेजमेंट दे रहा होता है, जिसके आपके क्लाइंट जो नोड है उसको पता होता है कि ये मुझे ब्लॉक ए की एक्नॉलेजमेंट आ रही है और ये मुझे ब्लॉक बी की एक्नॉलेजमेंट आ रही है। यही आपका फायदा होता है HDFS का, कि आप मल्टीपल एट अ टाइम मल्टीपल ब्लॉक्स को कॉपी कर रहे हो और आपका टाइम भी बच रहा है और काम भी फास्ट हो रहा है। ठीक है जी बच्चों, ये इसकी बेसिकली HDFS की पाइपलाइन है, जिस तरह से वो काम कर रही होती है। अच्छा, अब एक और चीज है कि आपको ना जब ये फाइल पे कुछ राइट करना होता है ना, तो जिस अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ रीड करनी है या कोई गेट करनी है फाइल, उसके लिए ना आपको फाइल का आउटपुट का फॉर्मेट भी भेजना पड़ता है। ये लाजमी भेजना कि फाइल .txt है या फाइल आपकी जो होगी वो .jpeg होगी या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी बच्चे, जी बच्चे, बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर है? बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना सबको? क्लियर है यहाँ तक सबको? मैं भी कोर्स स्विच कह रही है, कोर्स स्विच की वजह से समझ नहीं आई। बच्चे कोर्स स्विच तो बेसिकली ट्रांसफरिंग वाले काम कर रहा होता है और कुछ भी नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन? ठहर जाए बच्चों, मेरा भी ना गला खुश्क हो गया, 2 मिनट। चलें जी, अब हम जाते हैं जी मैप रिड्यूस तो आपने काफ़ी हद तक आप लोगों को आइडिया है कि बॉब वाली एग्जांपल जो थी सबसे अच्छी, वो हमारे लिए बेहतरीन एग्जांपल थी मैप रिड्यूस की। मैम आज नहीं, आज के लिए बहुत है। बच्चे इतना थोड़ा सा पढ़ना था हमें। मैम पूरा HDFS पढ़ लिए। चलें बच्चों, अटेंडेंस ले लेते। मैम सेकंड जो स्लाइड्स थी वो अपलोडेड नहीं है? एक स्लाइड थी स्केलेबल कंप्यूटिंग ऑन इंटरनेट, एक थी प्रोग्रामिंग मॉडल्स फॉर बिग डाटा, एक HDFS और वाई हडूप। मैम मेरी वो लास्ट ये 4 स्लाइड्स अपलोड नहीं है। चलिए बच्चे, मैं अभी आज ही कर दूंगी। मैम सारी वो लास्ट क्लास की अटेंडेंस लगा दो। बच्चे मैंने तो ऐड कर लिया, वो लास्ट क्लास की अटेंडेंस ही आपको नजर आ रही होगी। आप ना मुझे जिसने अटेंडेंस लगवानी होती है पहले कहा करिए, मुझे ना क्लास से पहले ईमेल कर दिया करो सुबह के टाइम, ताकि मैं ना आने से पहले जब लेक्चर क्रिएट करती हूँ ना, उससे पहले जिसकी अटेंडेंस मार्क करवानी है मैं उनको प्रेजेंट मार्क कर दूँ, ठीक है? मैम आपसे एक और रिक्वेस्ट थी, ये जो पहले 3 लेक्चर्स नहीं है तो एक्सपायर हो चुके हैं, तो आप उनको रिकवर करके ना ड्राइव पे अपलोड कर दीजिएगा मैम, या आप इसको ड्राइव पे कर दीजिएगा डायरेक्ट ही। बच्चे वो रिकवर नहीं होते, मैंने शायद आपकी क्लास में कहा था कि आप डाउनलोड कर लिया करो और एक क्लाउड के ऊपर ना आप इसको डालते जाओ, CR आपका काम कर देगा, कोई बच्चा और कर दे काम, तो बाकी क्लास को उसकी एक्सेस दे दो। और जो क्लाउड के मैम ये ऊपर CR कोई काम दे दे। CR के ऊपर ऑलरेडी बड़ा प्रेशर होता है, कोई एक और बच्चा ले लें या 2 बच्चे कर लें, दोनों ड्राइव यूज करना शुरू करें। मैम मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं आज शेयर कर दूंगा ड्राइव का लिंक। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे। अच्छा जी, अब्बास ज़हीर, अब्दुल वाजिद, अब्बास ब्रदर मैम, अब्दुल वाजिद, अबू बकर, अली हमजा, अली हमजा, प्रेजेंट मैम, अली हमजा दूसरे वाला 128,
Present, ma'am. अवैस अली, Present, ma'am. हम्बल, Present, ma'am. हमजा अली, हमजा अली, हसन भट्ट, Present, ma'am. हसन रजा, Present, ma'am. हुनैद, Present, ma'am. मोहसिन, Present, ma'am. मुबशिर, मुबशिर, मोहम्मद मुअज्जम रशीद, Present, ma'am. मोहम्मद असफर, मोहम्मद असफर। इकबाल बच्चे आप ना एक काम कर दो, जो आपके जूम का लिंक है ना वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करो दोनों क्लास का ना। आप एक ही दफा लिंक शेयर करके ना। जी सॉरी मैम मोहम्मद असफर प्रेजेंट। मोहम्मद असफर प्रेजेंट। अच्छा जी, हम इकबाल आपने इकबाल प्रेजेंट है ना क्लास के अंदर? आपकी क्लास सी आ रही नहीं अंदर है? अच्छा बच्चों सैयद इकबाल आप ना एक काम कर दिया करो प्लीज कि ना ग्रुप का लिंक जो है ना वो शेयर करके उसको पिन कर दो पोस्ट को ना अंदर, ताकि बच्चे जो है ना उसके थ्रू ज्वाइन कर लिया करें। समटाइम्स उनको लिंक नहीं रिसीव हो रहा होता, जबकि होना चाहिए। मैं डेली लिंक शेयर करता हूं क्लास से चलो पहले। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। और एक और बच्ची है अरूज, उसको भी ऐड कर लो ग्रुप के अंदर। अरूज अरशद है आई थिंक। मैम मैं भी नहीं ऐड हुआ हुआ। आकिब आकिब आप ना Yes. सईद इकबाल को रिक्वेस्ट सेंड करो, ईमेल करो और वो आपको ऐड कर देंगे। अपना नंबर दे देना आप उनको। मैंने यहाँ तो सबके साथ लिंक शेयर किया था व्हाट्सएप का कि नहीं किया हुआ था? मैं वहां पे सबको ईमेल की थी अपनी साइड से। मैंने सबको ईमेल की थी। मेरे ख्याल से आकिब आप शायद मे भी लेट आए हो, लेकिन अब आप सईद इकबाल को ईमेल करो और उसके बाद ना आप उनसे लिंक ले लेना, आप फिर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है? ठीक है मैम। अच्छा जी, तो हम कहाँ पर थे? मोहम्मद बिलाल। मैम 234 मोहम्मद बिलाल। 065 मोहम्मद बिलाल हबशी। Present, ma'am. Yes. मोहम्मद बिलाल इसरार। बिलाल इसरार। मोहम्मद हमजा। यस मैम। मोहम्मद हूद। मोहम्मद हूद। इर्जम। Present, ma'am. मोहम्मद जुनेद। जुनेद। मोहम्मद प्रेजेंट मैम। मुज्तबा सिद्दीकी। मुज्तबा सिद्दीकी। सादुल्ला। सादुल्ला अशरफ। Present, ma'am. मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। शाहरुख। यस मैम। मोहम्मद उमर फारूक। मोहम्मद तौसीफ। Yes, ma'am. मुनीब अहमद। Yes, ma'am. उसामा। Yes, ma'am. राना मोहम्मद जुनेद। Yes, ma'am. साउद। यस मैम। सुफियान। मैम मोहम्मद असफर मेरी प्रेजेंट लगा दो, मेरा Yes, ma'am. इंटरनेट क्रैश हो गया। बच्चा मैं ना वापस ऊपर आती हूँ फिर मैं लगाती हूँ इसमें। सैयद आकिब हुसैन। प्रेजेंट। सैयद इकबाल। प्रेजेंट मैम। सैयद मुज्तबा। Yes, ma'am. रूज अरशद। वलीद रजाक। वलीद रजाक। वकार काशिफ। यस मैम। वसाम। प्रेजेंट मैम। जैन। मैम जैन का नेट नहीं आया तो उसकी ना प्रेजेंट लगा दें काइंडली। जुहेब। Yes, ma'am.
अच्छा जी बच्चों सुन लें, वलीद रजाक एब्सेंट है, मुनीब अहमद एब्सेंट है, मोहम्मद उमर फारूक एब्सेंट है, मोहम्मद शाहिद सुहेल एब्सेंट है, मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी एब्सेंट है, मोहम्मद बिलाल इसरार एब्सेंट है, मुबशर एब्सेंट है, मोहम्मद उमर मोहम्मद उमर कहाँ पर है, हमजा अली एब्सेंट है और अब्दुल वाजिद अहमद एब्सेंट है। कोई ऐसा बच्चा है जो प्रेजेंट है जिसकी मैंने ना लगाई हो? चलें ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।